हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञान तिवारी जीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हैं हम लोग और इंडो चाइना रिलेशन में कुछ प्रोग्रेस हुई है जिस पर हम लोग एक चर्चा करना चाह रहे हैं। इंडो चाइना रिलेशन की प्रोग्रेस में जाने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में पीछे की घटनाओं को समझ सकते हैं। वो हम देखते हैं कि जून से सितंबर के बीच में दोनों देश की सेनाओं के बीच एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है। इस स्टैंड ऑफ में अभी तक चाइना जो है वो एक सकारात्मक स्थिति में रहा, या यूँ कह लो कि चाइना एक ऐसी स्थिति में रहा जिसके कारण से भारत को अपने पॉइंट से निगोशिएट करना पड़ता था, भारत को अपने पॉइंट से बातचीत करने के लिए चीन से कहना पड़ता था। लेकिन हाल फिलहाल की कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें पैगोंग त्सो लेक और उसके आसपास के जो हिली एरियाज़ हैं उन पर इंडियन आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया, और इंडियन आर्मी के इस क्षेत्र में कब्जा करने के कारण से स्ट्रेटेजिकली इंडिया का पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसके कारण से चाइना की सरकार दबाव में आई और चाइना की सरकार ने भारत से मांग की कि वो इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री स्तर की वार्ता चाहती है। ये बात इसलिए भी कही गई कि रक्षा मंत्री स्तर की हम वार्ता चाहते हैं क्योंकि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इस टाइम पे मॉस्को में चल रही थी, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भाग लेने के लिए मॉस्को गए हुए थे, राजनाथ सिंह जी, और उनके भी रक्षा मंत्री जिनका नाम है वेई फेंगे वो भी वहाँ मौजूद थे। तो भारतीय मीडिया के हवाले से ये खबर है कि चाइना सरकार ने भारत सरकार से कहा कि अगर दोनों देश के रक्षा मंत्री एक जगह पर हैं तो हमें रक्षा मंत्री स्तर की वार्ता करनी चाहिए और सीमा पर होने वाले विवाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी इसी प्रक्रिया में 4 सितंबर 2020 को दोनों देशों के नेताओं की बैठक मॉस्को में हुई, जो लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक चली। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने डिसंगेजमेंट के लिए एक्सेप्ट किया और दोनों देशों ने इस बात पर दबाव बनाया कि जो स्थिति अप्रैल में थी, एलएसी की जो स्थिति अप्रैल के महीने में थी, उसी स्थिति को पुनः बहाल किया जाना चाहिए। और एलएसी की स्थिति क्या थी? एलएसी आपको हम लोगों ने बात करी है कि ये जो है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसके इस तरफ अक्साई चीन है और इधर जम्मू एंड कश्मीर है। तो अक्साई चीन पे कंट्रोलिंग किसकी है? तो अक्साई चीन पे कंट्रोलिंग है चाइना की। तो अक्साई चीन और इनके बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका सम्मान किया जाए और दोनों देश की सेनाएं इस पर से अपना इंगेजमेंट ख़त्म कर लें, इसको डिसंगेज कर दें। और इनके अलावा बहुत सारे मुद्दों पर, कोरोना वगैरह कोविड-19 के मुद्दे पर भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। अब इसका क्या परिणाम आएगा, इसका क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, ये अभी आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे ये समस्या का समाधान होता है, क्योंकि इससे पहले भी हम चीन के साथ कई स्तर की राजनीतिक और कूटनीतिक बात कर चुके हैं, कूटनीतिक और सैनिक वार्ता कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आज सुबह की समाचार है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 अगस्त 2020 का टाइम है, लेकिन आज सुबह का समाचार है कि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि 1962 में इंडो चाइना बॉर्डर की जो संवेदनशीलता थी, जो सेंसिटिविटी थी, उसके जैसी संवेदनशीलता इस समय दिखाई दे रही है। हर्षवर्धन श्रृंगला का ये कहना कि 1962 जैसी संवेदनशीलता वर्तमान में भारत चीन की सीमा पर बनी हुई है, निश्चित तौर पर इस तरफ संकेत कर रहा है कि परिस्थितियां अभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और एक वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। ये क्यों बनी हुई है और ये कैसे सॉर्ट आउट होगी, ये आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बात है वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस माध्यम से आजकल एक चर्चा में बात और भी चल रही है लगातार भारतीय मीडिया में, वो ये है कि अगर भारत और चीन के बीच में कोई युद्ध जैसी सिचुएशन बनती है, युद्ध खड़ा होता है, दोनों देश लड़ाई के मैदान में उतरते हैं, तो वैसी स्थिति में रूस का क्या पक्ष होगा, आजकल भारतीय मीडिया में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। रूस किसके पक्ष में जाएगा, इस पर लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं।
तो उसको भी हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से समझ पाएंगे कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन होनी चाहिए रूस की। हम रूस की स्थिति पर चलें, उससे पहले हमें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। तो सबसे पहली बात इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन कहने का मतलब यह है कि इसमें यूरोप और एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट के नेशंस शामिल हैं, और ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। तो यूरेशियन नेशंस का एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। मतलब ये 3 चीज़ों के लिए बनाया गया है, राजनैतिक संदर्भों के लिए, आर्थिक संदर्भों के लिए और रक्षा संदर्भों के लिए ये एक सहयोग है। ये 1996 में इसका कॉन्सेप्ट आया। अगर आप थोड़ा पीछे जाइएगा तो आप देखिएगा कि 1990 में डिमोलिशन ऑफ रशिया हुआ। 1991 में रसिया का डिमोलिशन हुआ, और रसिया के डिमोलिशन से जो बाईपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था वो सिमट के किस में रह गया, यूनिपोलर वर्ल्ड में रह गया। एक ध्रुवीय विश्व बन गया। तो यूनिपोलर वर्ल्ड में एक ही पोल रह गया, और वो पोल कौन सा था, वो पोल था यूएसए का। और हम जानते हैं कि भले ही रसिया का डिमोलिशन हो गया हो, रसिया पहले से उतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति ना रह गया हो और अमेरिका जैसी महाशक्ति ना रह गया हो, लेकिन अभी भी उसकी अपनी एक लीगेसी है जिसका सम्मान पूरा विश्व करता है, और उस लीगेसी का सम्मान कहीं ना कहीं रसिया भी करता है, कहीं ना कहीं यूएस भी करता है। तो 1991 के बाद जो यूनिपोलर वर्ल्ड डेवलप करने का प्रयास किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, उसको काउंटर करने के लिए एक रीजनल अलायंस बनाने का प्रयास किया गया। बोरिस येल्त्सिन थे नेता रूस के, और जियांग जेमिन थे चीन के नेता। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने का प्रयास किया, आप ये कह सकते हैं। नाटो को काउंटर करने का प्रयास किया, आप ये कह सकते हैं। अमेरिका की बढ़ती हुई ताकत को काउंटर करने का प्रयास किया, आप ये कह सकते हैं। तो 1991 में डिमोलिशन ऑफ रसिया से जो स्थिति उत्पन्न हुई, विश्व में जो शक्ति संतुलन की समस्या आई, उसको भरने के लिए एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी अलायंस बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें 2 नेताओं का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। बोरिस येल्त्सिन जो कि रूस के राष्ट्रपति थे, और जियांग जेमिन जो कि चाइना के राष्ट्रपति थे। इन दोनों लोगों के प्रयासों से 26 अप्रैल 1996 को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, दैट वाज कॉल्ड एज संघाई 5। एक संगठन बना जिसका नाम रखा गया संघाई 5। संघाई 5 इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 5 देशों को शामिल किया गया था। ये 5 देश थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। इनको मिला के शामिल किया गया था, कजाकिस्तान को छोड़ कर, है ना, बाकी सब इसमें शामिल थे। तो सबसे पहले संघाई 5 बनाया गया, और संघाई 5 में माफ़ कीजिएगा, उज्बेकिस्तान को छोड़कर। मतलब कि कौन कौन से देश थे संघाई 5 में? संघाई 5 में नेशंस थे चाइना, रसिया, ये 2 मेन लीडर नेशन थे। लेकिन चूंकि अगल बगल के राष्ट्रों को हम अपने विचारों के साथ संबद्ध नहीं करेंगे, तो जो हम मल्टीपोलर यूनिवर्स बनाने का, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम असफल होंगे, और उनको अगर नाटो अपनी तरफ मिला लेगा तो वो चिंता की बात हो जाएगी। तो चाइना, रशिया, इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिजिस्तान, इन देशों को लेकर संघाई 5 बनाया गया। ये 5 नेशंस को लेकर संघाई 5 कब एग्जिस्टेंस में आया? 26 अप्रैल 1996 को
संघाई 5 एग्जिस्टेंस में आया। संघाई 5 की मीटिंग में 2001 में, संघाई में इसकी मीटिंग हुई 15 जून 2001 में, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इस तरह का संघाई 5 बनाया गया। फिर 15 जून 2001 को संघाई में सभी नेताओं में सहमति बनी और इसका औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की गई, जिसमें एक देश और शामिल किया गया जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान को शामिल करते हुए 2001 में इसका नाम क्या बन गया? 2001 में इसका नाम बन गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जून 2002 में इसका एक चार्टर बनाया गया और फिर जून 2002 में इसके चार्टर पर सभी देशों ने साइन किया और ये पूरी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में अस्तित्व में आ गया। भारत इसका शुरुआत में मेंबर नहीं था, लेकिन जुलाई 2015 में रूस में ऊफा में इसकी बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान को सदस्यता देने पर सहमति बनी और 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में मीटिंग के दौरान इंडिया और पाकिस्तान को SCO का फुल टाइम मेंबर बना लिया गया। मतलब इस तरह से इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हो गए और इंडिया और पाकिस्तान के शामिल होने से ये अब 8 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। अब आप देखिए कि ये सब देश आसपास के ही हैं। चाइना है, रसिया है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है और पाकिस्तान है। तो आप देखिए सब आसपास के देश हैं और ये संगठित होकर एक नया पोल बना सकते हैं और नाटो के विकल्प के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में बनाया गया। बीजिंग चाइना की राजधानी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसमें ऑब्जर्वर स्टेट हैं अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ऑब्जर्वर स्टेट्स जो होते हैं वो फुल मेंबर नहीं होते हैं, उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, निर्णयों को प्रभावित करने का अधिकार नहीं होता है, उनको केवल बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है। ऑब्जर्वर का मतलब वो जाकर वहाँ की कार्रवाइयों को देख सकते हैं, केवल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और किसी तरह का डिसीजन मेकिंग में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इनके कुछ डायलॉग पार्टनर्स हैं जिनमें 6 देश हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। ये इनके डायलॉग पार्टनर हैं, वार्ता साझीदार हैं। वार्ता साझीदार भी अपनी बातें कहने के लिए वहाँ जाते हैं और इनका भी कोई ख़ास रोल नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी चाइनीज और रशियन है। व्लादिमीर नोरोव इसके इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं, महासचिव हैं। तो ये थोड़ी जानकारी थी आपको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप 2001, 2002, 2015 की डेट आप जरूर याद रखिएगा, फिर 2017 की डेट याद रखिएगा, है ना। 2015 में भारत को मिलाने का निर्णय लिया गया। कहाँ निर्णय लिया गया? ऊफा में भारत और पाकिस्तान को SCO का मेंबर बनाए जाने का डिसीजन लिया गया और अल्टीमेटली ये डिसीजन जो है लागू किया गया 2017 में। कहाँ पे लागू किया गया? कजाकिस्तान के अस्ताना में। तो कजाकिस्तान के अस्ताना मीटिंग के दौरान इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन which was established in 2001, which was established in 1996 as Shanghai 5 and converted into Shanghai Cooperation Organization in 2001 and 2002। 2002 में फाइनली उसके ड्राफ्ट में लोगों ने साइन किया और स्वीकार किया कि हाँ ये देश है, हाँ ये एक संगठन है। तो ये तो था भारत का कंसर्न जो है वर्तमान समय में पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में क्या है उस पर जो थोड़ी बहुत चर्चा थी। हालांकि ये चर्चा हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं, लगातार इस समाचार पे बने हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में जो चेंजेज आए उनसे संबंधित जो आपके बारे में जानकारी थी वो हम लोगों ने बात करी। एक मुद्दा और है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध हो जाए तो उस युद्ध के दौरान रूस किसका पक्ष लेगा, ये एक बहुत चिंता का और बहुत चिंतनीय विषय है। चिंता का विषय तो नहीं है, चिंतनीय विषय है। और आजकल बहुत ही ज़्यादा भारत का मीडिया इस बात को लेकर कंसर्न है कि रूस किसकी तरफ जाएगा और सभी मीडिया हाउसेज अपने अपने हिसाब से इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं। हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स पर, जिनके आधार पर हो सकता है कि हम कोई निष्कर्ष बना पाएँ। पहला फैक्ट है
कि जब से इंडिया और चाइना के बीच ये स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ है, जब से लेकर 2 बार हमारे रक्षा मंत्री रूस के दौरे पर जा चुके हैं। रसिया विजिट 2 बार कर चुके हैं श्री राजनाथ सिंह जी। ये भी अपने आप में एक फैक्ट है जो आपको कोई एक डिसीजन मेकिंग में सहायता कर सकता है कि रसिया का क्या स्टैंड होगा। दूसरी बात ये है, इससे पहले अभी फ़िलहाल तो गए ही हैं राजनाथ सिंह जी, अभी फ़िलहाल जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भाग लेने के लिए गए हैं। इससे पहले वो जून में गए थे, जून 2020 में रूस की यात्रा पर थे और रसिया वॉज सेलिब्रेटिंग 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री अगेंस्ट नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी के विरुद्ध अपनी विजय की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब भारत के रक्षा मंत्री रूस गए थे। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का नाम सुना होगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी जो हालिया रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट देता है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो हथियारों की आमद है या भारत के द्वारा हथियारों की जो खरीद की जाती है, उसमें सबसे पहला स्थान किसका है? सबसे नंबर 1 पे रसिया है। रसिया से सबसे ज़्यादा सामान खरीदा जाता है। रसिया के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद इजराइल है और इजराइल के बाद फ्रांस है। तो ये 4 हमारे सबसे बड़े देश हैं जहाँ से हम हथियारों की सप्लाई करते हैं और हमारे आवश्यकता के लिए हथियार दिए जाते हैं। साथ ही साथ तीसरा फैक्ट आप जानते चलिए कि 1962 के वॉर में रसिया का रुख क्या था? तो रसिया वॉज न्यूट्रल और उसने भारत को साथ देने का वादा भी किया था। 1962 के वॉर में इंडिया ने तो अमेरिका ने तो खुल के साथ दिया था, लेकिन रसिया क्या था? न्यूट्रल था और इसने इस लड़ाई के लिए कहा कि ये भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई है। हमारा भाई और हमारे दोस्त दोनों झगड़ा कर लिए हैं। भाई कौन है इसमें? चाइना है और दोस्त कौन है इसमें? भारत है। तो भारत और चीन के मध्य लड़ाई को वो क्या कह रहा है? भारत और चीन के मध्य लड़ाई को वो भाई और दोस्त की लड़ाई कह रहा है। इसका मतलब कि उसका रुख कैसा रहेगा? बहुत उम्मीद है कि वो न्यूट्रल रहेगा। चौथा फैक्ट आपको ये जानना चाहिए कि वर्तमान समय में जो स्टैंड ऑफ बना है भारत में जून से लेकर और सितंबर के बीच में, इसमें रसिया बिल्कुल न्यूट्रल रहा है और रसिया ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, है ना। रसिया का अप्रोच कैसा रहा है? तो आप देखेंगे कि रसिया का अप्रोच बिल्कुल न्यूट्रल बना रहा और रसिया ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया और किसी के पक्ष में बात नहीं की। जब भी उसमें इस तरह की कोई सवाल आया, जब भी रूस को इस तरह के किसी प्रश्न पर जवाब देना पड़ा कि इंडिया और चाइना के रेफरेंस में वो क्या सोचता है, तो हमेशा ये कहता आया है कि दोनों जिम्मेदार राष्ट्र हैं और दोनों ही राष्ट्र आपसी मामले को बातचीत के माध्यम से सुलझा लेंगे। अभी भी वो बातचीत आर्बिट्रेशन पे जोर देता है, अभी भी जोर दे रहा है कि आप मामले को जितना ज़्यादा संभव हो बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। तो एक ये है पॉइंट। 5वां पॉइंट ये है कि अभी अभी रसिया ने पाकिस्तान को कई हथियार देने से मना कर दिया है। रसिया डिनाई कर दिया पाकिस्तान को हथियार देने से, क्योंकि वो उन हथियारों को भारत के विरुद्ध प्रयोग करेगा। तो ये भी एक संकेत दे रहा है कि वो किधर जा सकता है। चीन के साथ हो सकता है वे न्यूट्रल रहे, लेकिन पाकिस्तान के पक्ष में वो किधर जा सकता है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और अगर निष्कर्ष पे पहुंचना है कि रसिया क्या करेगा, तो आप ये भी समझिए कि रसिया भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा देश है, जिसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। बहुत सारी देशों के साथ उसकी बाउंड्री शेयरिंग है और जो भी देश उसके साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं उनमें से कई देश ऐसे हैं जिनके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। नाटो देशों के साथ वो दुश्मनी करना नहीं चाहता है, अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी करना नहीं चाहता है और चीन के साथ उसकी बाउंड्री शेयरिंग है, इसलिए चीन के साथ भी अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता है, जिसके कारण से उसका जो भारत के प्रति दृष्टिकोण है
उसकी ये सारी बाध्यताएं उस दृष्टिकोण को थोड़ा सीमित करती हैं कि वो भारत के साथ क्या कर सकता है, इसकी सीमाएं तय कर रही हैं ये सारी बातें। तो इन सारी बातों के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि रसिया क्या क्या दृष्टिकोण हो सकता है। रसिया ने अभी हाल फिलहाल में जो भारत में हथियारों की सप्लाई का काम है, जिसमें दो बहुत महत्वपूर्ण हथियार हैं, सुखोई और मिग, इन दोनों की सप्लाई को तेज करने की भी बात कही है कि जल्दी से जल्दी हम आपकी आपूर्ति को सुनिश्चित कर देंगे। तो ये सारी बातें जो भी हैं, राजनाथ सिंह के द्वारा रसिया की बार बार विजिट किया जाना, कहीं ना कहीं रसिया को अपने फेवर में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सिपरी की रिपोर्ट भी बता रही है कि रसिया का बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, हालांकि यूएस बराबर उस मार्केट को तोड़ने का प्रयास कर रहा है और यूएस बराबर इस बात के प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे वो इंडिया की मार्केट पे कब्जा कर ले, रसिया को हटा के खुद अपना सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बन जाए हथियारों के मामले में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति की ओर संकेत कर रही हैं जहां हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए रूस के साथ। अगर हमारा कोई वॉरलाइक सिचुएशन बनता है चीन से, तो हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है रूस पे। हालांकि हमें ऐसी किसी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सफिशिएंट ताकत है चीन जैसे राष्ट्र से टकराने के लिए। चीन को भी ये बात पता है कि भारत सामरिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत है, स्ट्रेटजिक पॉइंट से बहुत मजबूत है। अभी थोड़ा हमने जियो स्ट्रैटेजिकली हम थोड़ा गड़बड़ हो गए थे, क्योंकि हम चीन पे भरोसा करके रुके रह गए और चीन ने अपनी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को मजबूत कर लिया हमारी अपेक्षा। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा कि पैगोंग त्सो लेक के दक्षिणी हिस्से में जो भी 3-4 दिन पहले घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से हमारी सेना ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपना के उन हिस्सों पर कब्जा कर लिया जहां से हम अपने आप को स्ट्रैटेजिकली ज़्यादा पावरफुल कर सकते हैं, और जिसके कारण से चीन वार्ता के टेबल पर आने के लिए मजबूर हुआ। भारत और चीन के साथ किसी भी युद्ध जैसी स्थिति में रूस का क्या रुख होगा, तो अगर रूस का रुख भारत का समर्थक नहीं होगा तो भारत का विरोधी भी नहीं होगा। भारत का समर्थक होने के चांसेस कम हैं, चीन का समर्थक होने के भी चांसेस कम है, और बहुत ज़्यादा इस बात की उम्मीद है कि रसिया बिकेम न्यूट्रल। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, रूस एक न्यूट्रल सिचुएशन पर बना रहेगा और ना तो वो भारत के वॉरफेयर को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, ना ही चाइना को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो भी अपडेट थे वो ये सब चीज़ें आपने देखी, आपने समझी, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और फिर अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।